और इस समय बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां बुलंदशहर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प में एक इंस्पेक्टर की गोली लगने से मौत हो गई। गौकशी के मामले में लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस मामला सुलझाने वहां पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस चौकी पर तोड़फोड़ भी हुई, पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। झड़प में एक ग्रामीण को भी गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। झड़प में जिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हुई वो एटा के रहने वाले थे। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और हम लोग जो है लगातार क्षेत्र पर दृष्टि रखे हुए हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों की हम लोग पहचान भी कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी व्यक्ति को जो है कानून व्यवस्था से खिलवाड़ होने का मौका नहीं दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह करीब 11 बजे जो है एक घटना की सूचना मिली थी, जिसमें कि चिंगरावटी जो स्याना थाने का गांव है उसमें गोकशी होने की बात सामने आई थी। तो उसमें तुरंत पुलिस और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने मौके पर पहुंच करके उसको तुरंत जो उसमें कार्रवाई है वो करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त जो है कुछ लोग आसपास के लोग जो हैं उन्होंने उसको कब्जे में लेकर के रोड जाम करने की कोशिश की थी और उस रोड जाम को खुलवाने के लिए जब पुलिस लगातार उनसे बात भी कर रही थी, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, तुरंत FIR लिखी जा रही थी। इस बीच में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, पथराव किया, जिसमें हमारे स्याना थाने के जो इंचार्ज SHO हैं थे सुबोध कुमार सिंह, उनकी जो है वहाँ पे उनको चोट लगी थी काफ़ी। जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे वो ब्रॉड डेथ बताया गया। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो तस्वीरें हैं वो वाकई दिखा रही है कि वहाँ झड़प किस हद तक वहां पर हुई होगी, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या दोनों तरफ से गोलियां चली जैसा कहा जा रहा है, तो आखिरकार वो कौन लोग थे जिनके पास हथियार भी थे? बिल्कुल प्रीति, गोलियां दोनों तरफ से चली हैं। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए चलाई है, फायरिंग की है, जिससे युवक को लग गई गोली और उसके बाद भीड़ जो थी वो आक्रोशित हो गई। भीड़ की तरफ से गोली चली जिससे इंस्पेक्टर घायल हुए और पथराव हुआ, इंस्पेक्टर की मौत हो गई। चौकी में आग लगा दिया इन लोगों ने। बहुत जो एक तरीके से कहा जाए भीड़ काफी आक्रोशित थी, लेकिन अभी जिस युवक ने गोली चलाई जिसके वजह से इंस्पेक्टर की मौत हुई उसकी तलाश नहीं हो पाई है। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो अनुज झा है, DM बुलंदशहर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बात को स्वीकार किया है कि गोकशी का जैसे कि पुलिस को देखकर लोग भड़क गए और पुलिस को जरूरत पड़ी कि ग्रामीणों पर गोली चलाई गई और जिसको बाद इतना बड़ा बवाल हुआ। बुलंदशहर में तनाव की स्थिति है। हालांकि शासन की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लगभग ये आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन असल जो वजह थी पशु तस्करी का जो मसला था, अवैध पशु कटान का जो मसला था, उसकी वजह से ये जाम लगा था और जाम वो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई न करके भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही थी और ये आपस में विवाद हुआ और दोनों तरफ से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, आग लगाई गई। तो निश्चित तौर पर अब ये पूरा मसला जांच का विषय है। हालांकि जो तनाव है वो बढ़ा हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि यही जानना चाह रही हूँ, वहाँ स्थिति जरा बताइए इस वक्त क्या है? क्या वहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है? वहाँ अब शांति है? बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में अभी भी तनाव व्याप्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ इज्तिमा एक कार्यक्रम होता है तो काफी संख्या में लोग शहर में मौजूद है, तो लिहाजा जो हापुड़ रोड है उस पर काफी फोर्स लगा दी गई है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि कार्यक्रम था तो काफी लोग बाहर से आए थे, उर्स बड़ा था तो उसमें भी लोग काफी शिरकत कर रहे थे। तो लिहाजा जो SP सिटी देहात है राजेश कुमार को फोर्स के साथ हापुड़ सड़क पर तैनात किया गया है और वाहनों को बाहर की तरफ भेजा जा रहा है। और जो जिस इलाके की घटना है वहां पर जो चिंगरावटी है वहां पर 8 थानों की फोर्स लगाई गई, काफी बैरिकेडिंग कर दी गई, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भीड़ जो तितर बितर हुई है वो लोग भी आक्रोशित है। आसपास के लोग जो हिंदू संगठन है वो आक्रोशित है, जो दूसरा पक्ष है वो भी आक्रोशित है। अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। अब देखना ही होगा कि पुलिस और प्रशासन सामने बड़ी चुनौती होगी कि मामले को शांत कराए और जो असल गुनहगार हैं उन तक पुलिस पहुंचे और उन्हें सलाखों के पीछे भेजे। प्रीति, अजीत, जो तस्वीरें हैं जरा ये बताइए कितने बजे ये हिंसक झड़प हुई और साथ ही साथ वहां पर कितने लोग रहे होंगे जिधर से जो हमलावर जिनकी संख्या बताई जा रही, क्योंकि उधर से भी गोली चली जिसमें इंस्पेक्टर की मौत हो गई? बिल्कुल, ये लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है और ये विवाद हुआ। फुल फोर्स पहुंची, पहले समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, फिर हाथापाई का शुरू हुआ। उसके बाद पुलिस को भीड़ हटाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, फिर विवाद बढ़ गया और फिर दोनों तरफ से गोलियां चलाई और संख्या काफी ज्यादा थी। 200-250 लोग क्योंकि सड़क पे एकत्रित और धीरे धीरे भीड़ आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए थे और विवाद जब होना शुरू हुआ तो जो आसपास के लोग थे, जो और युवक थे, वो आ गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और भीड़ का कोई नेतृत्व करता नहीं होता, जब कोई विवाद होता है तो भीड़ फिर अनकंट्रोल हो जाती है, वो किसी के कहने पर नहीं चलती।
उसका परिणाम बुलंदशहर में सबके सामने एक पुलिस चौकी को फूंक दिया, इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी, पथराव हुआ, तोड़फोड़। और प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। हालांकि जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर डीएम और एसपी से एक रिपोर्ट मांगी है और आईजी जोन को पूरे मामले की जांच सौंपी है। तो देखना ये होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या था, क्या बिल्कुल। अजीत जरा जो दर्शक अभी जुड़े हैं, जरा ये बता दीजिए मामला ये क्या था, किस बात को लेकर बहस हुई, पुलिस वहां क्यों पहुंची और फिर अचानक से। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो मसला था वो अवैध पथ खटान का मसला अजीत, था। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें आपको दिखा दे उस वक्त की जब झड़प हो रही थी, किस तरीके से लोग अपनी बात पहले पुलिस को कहने की कोशिश कर रहे हैं, बातों से झड़प होनी शुरू होती है और फिर वो हाथापाई में तब्दील हो जाती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस वक्त की जब ये झड़प शुरू हुई थी, क्योंकि पुलिस पूरा मुद्दा सुलझाने के लिए वहां पर पहुंची थी और इसी बीच धीरे धीरे ये मामला बढ़ता हुआ हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। 200-250 लोग, जिस तरीके से अजीत बता रहे, 200-250 लोग वहां मौजूद थे जो बेकाबू हो गए। हालांकि इंस्पेक्टर जो आप देख रहे हैं वो हाथ जोड़ के उनको मनाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला सुलझाया जा सकता है बैठकर, लेकिन वहां जो लोग थे वो काफी आक्रामक तेवर उनके थे और वो कहीं से समझने की कोशिश उन्होंने नहीं की और ये जो पूरा माहौल है वहां बिगड़ता चला गया। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अजीत, पुलिस को हम देख रहे हैं हाथ जोड़ के समझाने की भी कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है। बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और अगर गोकसी की बात सच है, जैसा कि खुद डीएम मनोज झा बुलंदशहर के बता रहे हैं, गोकसी का मसला था और उसको लेकर लोग धरने पर बैठे थे, तो गोकसी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस को तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जो लोग धरना दे रहे थे वो एक तरीके से पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन था और वो तस्करों के खिलाफ भी था। कार्रवाई करने के बजाय जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों का आक्रोशित होना लाजमी था, लोग आक्रोशित हो गए, तो लिहाजा पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे और भीड़ आक्रोशित होती चली गई। जब मामला हाथापाई पे शुरू हो गया तो पुलिस को बचाव के लिए गोलियां चलानी पड़ी और जवाब में ग्रामीणों ने भी गोली चलाई, जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने भी गोली चलाई और परिणाम सामने ये ग्रामीण को गोली लगी जिसे मेरठ भर्ती किया गया है और इंस्पेक्टर को की मौत हो गई और तनाव पूरे क्षेत्र में व्याप्त हो गया। लेकिन पशु तस्करों को जिस वजह से बवाल हुआ, जिस पर अवैध पशु कटान को लेकर, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और 2 बच्चों को मामला देखते हुए काफी तनाव व्याप्त हो गया। अब इस पर सियासत भी देखी जाएगी, जो विपक्ष है वो भी हमला करेगा। अब चुनौती होगी वहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए कि जो असल अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जो तस्करी कर रहे थे, अवैध पशु कटान कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए उनको तैयार रहना होगा। और ऐसी चीजें जब होती हैं तो विपक्ष को मौका मिलता है और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलेंगे, गोकसी नहीं होगी, तस्करी नहीं होगी। उसके बाद अगर ऐसी वारदातें होती हैं और प्रशासन स्वीकार करता है तो पहले और माना जाएगा पुलिस प्रशासन का बुलंदशहर के उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने का परिणाम सामने है कि एक कैजुअलिटी हुई है इंस्पेक्टर की और एक ग्रामीण को गोली लगी और मौके पर तनाव व्याप्त है। जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं इस वजह से। जी शुक्रिया जी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की घटना पर नाराजगी जाहिर की और गोकशी की वारदात की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने गोकशी के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस घटना में मारे गए सुमित के परिवार को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सुमित के परिवार का आरोप है कि हिंसा के वक्त उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई। मुख्यमंत्री ने यह फैसला बुलंदशहर की घटना पर आला अफसरों के साथ हुई बैठक में किया। इसी बैठक में उन्होंने बुलंदशहर के मामले में नाराजगी जाहिर की। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद इस मामले में अपनी जिम्मेदारी न निभा सकने वाले अफसरों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। बीच यूपी पुलिस के आला अफसरों ने बुलंदशहर में गोरक्षा के नाम पर हुई गुंडागर्दी और हिंसा की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में पुलिस से 48 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद यूपी पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस एसबी शिराडकर अपनी टीम के साथ बुलंदशहर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश दिया है कि 2 दिन में उन्हें जांच चाहिए, तो यहाँ पर वो एक एक चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले एडीजी शिराडकर हिंसा का निशाना बनी चिंगरावठी पुलिस चौकी पहुंचे। अंधेरे की वजह से उनकी टीम को चौकी के अंदर मोबाइल फोन की टॉर्च की मदद से तोड़फोड़ की जांच करनी पड़ी। हालांकि एडीजी ने जांच से जुड़ी जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने जांच रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपने का भरोसा दिया। अपनी रिपोर्ट कब तक? कल शाम तक। चिंगरावठी पुलिस चौकी के बाद एडीजी इंटेलिजेंस ने अपनी टीम के साथ घटना से जुड़ी साथ ही उनकी याद में एक स्मारक और कॉलेज बनवाने की मांग भी योगी सरकार से। हालांकि राज्य सरकार सुबोध कुमार के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के बेटे ने फिर भी अपने पिता की मौत पर नाराजगी जताई। वो एक जांबाज पुलिस ऑफिसर थे, किस तरीके की बातें आपको करते थे, क्या आपको कहते थे कि क्या बने आप? एक अच्छा नागरिक,
एक ऐसा नागरिक जो कभी किसी रिलीजन के नाम पे कभी कोई उत्पाद ना मचाए, हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख ईसाई कोई भी हो। और उधर बुलंदशहर की घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पहली बार बयान दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में डीजीपी ने कहा कि पूरी घटना एक साजिश का हिस्सा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी कल रात हुई बैठक में बुलंदशहर की घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साजिश का पता लगाकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी। हमारे साथ खुद बातचीत के लिए मौजूद हैं डीजीपी ओपी सिंह साहब। सर, क्या लगता है आपको इस पूरी घटना में? देखिए, अब तक घटना को 48 घंटे हो गए हैं। 3 दिसंबर की यह घटना है और हम लोगों ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो गोकशी के ऊपर किया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया है। और दूसरी घटना जो हमारी पुलिस की ओर से दर्ज हुआ है, जिसमें भी कुछ लोगों को नामजद किया गया और कई लोगों को अज्ञात भर में उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सारी घटनाएँ लॉ एंड ऑर्डर की ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र है। और हम अब रिवर्स पुलिसिंग में चलेंगे। अभी तक के इनिशियल विश्लेषण से और इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है कि इसमें कोई बहुत ही साजिश की बात है जो कतिपय व्यक्तियों द्वारा की गई है। आफ्टर ऑल ये क्या बात थी कि ये 3 दिसंबर को ये घटना हुई। आफ्टर ऑल ये क्यों सोचा जा रहा है कि उसमें गोकशी की घटना हुई, गायों को काटा गया, उनके शव को, उनके मांस को वहाँ लाया गया और एक जगह एक किसी बाहुल्य क्षेत्र में रखा गया। तो इन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे और हमने अपने STF को, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये लगा दिया है कि सबसे पहले हमें इस षड्यंत्र का पता लगाना है और इस ओर देखना है कि क्या कारण है कि ये घटना घटी। मात्र इसको लॉ एंड ऑर्डर की घटना समझकर यदि हम उसको श्रग ऑफ कर देंगे तो हम तह तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरा पूरा प्रयास होगा कि इस तरह की जो गोकशी की घटनाएं हुई उसके पीछे कौन कौन से तत्व थे, किन किन तत्वों ने इस दिन को चुना है और कौन कौन से तत्व थे जिन्होंने इस स्थान को चुना है, उनकी क्या रणनीति रही होगी। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीज़ों पर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और उस पर हम विश्लेषण करेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें एक षड्यंत्र का पता चलेगा और मैं समझता हूँ कि यही मैं करने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कल बैठक की, आप लोगों से बातचीत होगी, लगभग 2 घंटे बैठक चली, तो उनका क्या व्यू रहा होगा? वो भी जो अब तक बात निकल कर आई, जो हम लोगों की बात हुई, वो भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने हमसे जांच पड़ताल की कि क्या क्या अभी तक प्रोग्रेस हुआ है और उनका प्रेस स्टेटमेंट आया हुआ है। मैं समझता हूँ काफ़ी स्पष्ट है वो कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस साजिश का पता चले और इस षड्यंत्र का हो और ऐसी घटनाएं क्यों हुई और क्यों उस स्थान को चुना गया और क्यों उस तिथि को चुना गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगता नहीं कि पूरी घटनाएं प्रायोजित थी? जो लोग आए थे उनके पास असलहे थे, उनके पास हथियार थे, पुलिस के भी वेपन्स लूट गए, हत्या कर दिए, तो बहुत बड़ी साजिश थी। 15 लाख की एक भीड़ भी वहाँ ऑलरेडी मौजूद थी, वो भी चुनौती थी। नहीं, उससे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये गोकशी की घटना क्यों हुई, उस घटना के पीछे कौन तत्व थे और उस घटना को वहाँ पे लाकर अंजाम क्यों दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर इशू इंटायरली अलग है और ये जो कॉन्स्पिरेसी या जो षड्यंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको लगता नहीं कि जो पूरी घटना थी इसके पीछे बड़ी साजिश की जा रही थी? 30 किलोमीटर दूर लाके गोमांस को फेंका गया, एक बड़ी दंगे की एक तरीके से कहा जाए पुनरावृत्ति। और जब 6 दिसंबर अयोध्या का जो विध्वंस का दिन होता वो नज़दीक था। बिल्कुल, इन सभी चीज़ों पर मेरी नज़र है और मैंने अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, अपने STF को इसी बात के लिए लगाया है कि षड्यंत्र का पर्दाफाश करना और उन लोगों के, उन तत्वों के पीछे आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को नामजद किया गया है, तो उस दिशा में भी आपकी टीम काम कर रही है? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ। अजीत, डीजीपी ये मान रहे हैं कि हाँ षड्यंत्र हुआ था, लेकिन किसने ये षड्यंत्र किया था, ये अध्ययन आखिर कब तक चलने वाला है? क्यों आखिर उस संगठन का नाम लेने से परहेज है पुलिस को? क्या दबाव पुलिस पर? बिल्कुल हिमानी, सही बात आपने कही कि आखिर उस संगठन का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं पुलिस वाले। कल ADG ने भी कहा मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, नाम लेना अनुचित होगा, सिर्फ वो आरोपी हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दबाव होगा, क्योंकि BJP से जुड़े लोग हैं, BHP से जुड़े लोग हैं और जो मुख्य आरोपी है योगेश राज, वो बजरंग दल का जिला संयोजक है और फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है जो बहस कर रहा था सुबोध कुमार से, उस वक्त का भी की तस्वीरें आई हैं, जब बवाल हुआ उस वक्त की भी तस्वीरें हैं। तो निश्चित तौर पर DGP भले इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपनी STF को लगा दिया और मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे साजिश क्यों की गई। अयोध्या
का, चूंकि विध्वंस की जो बरसी होती है वो 6 दिसंबर का होता है और 3 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया, हिंदू बाहुल इलाका क्यों चुना गया और उस स्थान को क्यों चुना गया, तो इन सारे विषयों को जांच करने के लिए जो ATTS है, FTF है, जो LIU है, सभी को लगा दिया गया। और DGP का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ चूंकि बड़ी भीड़ थी और तो बड़ी साजिश का एक बू आ रही है और साजिश के पीछे कौन से लोग हैं उनकी जांच कराई जाएगी। और मुख्यमंत्री ने भी यही कहा, लेकिन सवाल यही कि अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं, जो लोग हैं, ये बड़ी भीड़ तो वहाँ पर इसलिए मौजूद थी ना क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, तो क्या व्यवस्था इस तरह से नहीं थी? साथ ही वो पुलिसिया तंत्र में कोई खामी है या व्यवस्था में कोई खामी है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। लापरवाही हुई है पुलिस की तरफ से, क्यों आखिर उनके सहयोगी उनको अकेला छोड़कर चले गए थे वहां पर सुबोध को? बिल्कुल, इस बात की भी जांच की जा रही है और इसकी अलग से टीम बनाई गई। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर इंस्पेक्टर को छोड़कर जो लोग साथ में थे क्यों भागे, उनकी भी जांच की जाएगी, उनकी कार्रवाई की जाएगी। और 48 घंटे आज पूरे होंगे हिमानी। देर शाम तक SIT अपनी रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह और DGP को सौंपेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगी। तो निश्चित तौर पर उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी वजह से सुबोध कुमार अस्पताल तक नहीं पहुंच सके और उपद्रवियों ने उन्हें गोली मार दी, पहले पत्थर से मारा और फिर गोली मार दी। तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े ही होते हैं, लेकिन अब सरकार का जो स्टैंड है वो स्टैंड है कि इस घटना के पीछे क्यों है और गोकशी कराने वाले कौन से लोग थे और गोमांस को कैसे 30 किलोमीटर दूर शहर से लाया गया। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिसका जवाब अभी सरकार और पुलिस दोनों को देना है। पुलिस हालांकि रटा रटाया जवाब दे रही है कि अध्ययन का विषय है, अध्ययन इस पर जारी है। शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT से मामले की रिपोर्ट मांगी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि SIT की टीम आज इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। SIT रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने देर रात बैठक के बाद पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। बैठक में भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, कल जो हुआ बुलंदशहर में काफ़ी दुखद, आपकी बड़ी प्रतिक्रिया? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण था जो भी हुआ कल, और मैं इतना कह सकता हूँ सरकार की तरफ से प्रयास ये रहता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और हम लोगों ने भी पुलिस को भी और जनता के बीच में एक शांति का माहौल पैदा करने का हमेशा ही आदेश दिया है और निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और जो कल हुआ है वो मैं कह सकता हूँ जिसको अंग्रेजी में वन ऑफ एक केस था, मगर वो आगे और ना हो। और जो लोगों के यहाँ घर में दुखद समाचार भी पहुँचा है, जिनकी मौतें भी हुई हैं, हमारी तरफ से संवेदना भी है और जो भी सरकार कर सकती है उसमें मदद कर रही है। SIT गठित कर दी है, 48 घंटे में हम लोग की रिपोर्ट भी आ जाएगी और जो भी दोषी होएगा उस पर कार्रवाई होगी। दोनों तरफ से जहाँ जहाँ से वहाँ पे FIR भी दर्ज हुई है और पूरा निष्पक्ष होकर इस पर जांच होगी। निष्पक्ष जांच की बात करें, लेकिन जिस तरह से एक पुलिस वाले की हत्या हुई, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक रंग दे रही है, गोरक्षा के नाम पे इस तरह की हिंसा हुई है कल। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जब आरोप लगाया जाता है विपक्ष, तो उसको सच्चाई के साथ आरोप लगाना चाहिए, तथ्य होने चाहिए। ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है। यहाँ पर दो समुदाय के बीच में झड़प नहीं हुई है, न कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में हुई है, कुछ लोगों के बीच में पुलिस के साथ हुई है। और वहाँ पे गुस्सा कहीं भड़का है, वो जो कि भड़कना नहीं चाहिए था, और उसमें जाने गई हैं। ना ही कोई दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो रही थी जिसको संप्रदाय कहा जा सकता है। फिर भी एक इंस्पेक्टर की इस तरह से हत्या, ये लगता है जघन्य अपराध है मॉब के द्वारा भी। उसी मॉब को हिंदू लोग बोल रहे हैं कि ये धर्म के नाम पे हो रहा है। नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि ये किसी की भी मौत हो और पुलिस की हुई है एक या किसी की भी मौत हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये होना नहीं चाहिए। और जब मॉब आता है तो मॉब में इस प्रकार की एक मेंटालिटी या सोच भी आती है जो कि सही नहीं हो सकती है और इसको रोकना चाहिए। और हमारा पूरा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हर जगह शांति रहे, भाईचारा रहे। और जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, वही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इसलिए दोनों समुदाय के बीच में कोई तनाव भी कहीं हो, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुलंदशहर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हर राज्य में छोटी मोटी समस्या रहती है। गडकरी ने ये भी कहा है कि यूपी सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं
और जब देश में चुनाव हो रहे तो वो प्रचार करना, पार्टी ने जिम्मेदारी देना स्वाभाविक है। और इसलिए वो कहीं अगर राजधानी के बाहर गए तो इसका मतलब राज्य में जो कुछ होता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री शासन करता है, इसलिए वो जिम्मेदार है और उन्हें वही रहना चाहिए। ऐसा कहना लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। एक बात जरूर है कि घटनाएं हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी समीक्षा करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। डीजीपी ने भी साजिश की आशंका जाहिर की है, लेकिन बुलंदशहर हिंसा मामले में पुलिस 3 फरार आरोपियों के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक साजिद, सैफुद्दीन और आसिफ और नन्हे नाम के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज की कर दी। एसपी सिटी के मुताबिक एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इस बीच बुलंदशहर में हिंसा के मामले में दर्ज गोकशी की एफआईआर में 7 लोगों में 2 नाबालिगों के शामिल होने पर भी बवाल मच गया है। तो वहीं परिवार ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा दिया। परिवार ने दबाव में नाबालिग के नाम एफआईआर में शामिल करवाने का आरोप लगाया है। देखिए, उसमें 7 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें से 2 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उनके बयान के आधार पर 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी अन्य साक्ष्य संकलन कार्रवाई चल रही है और भेज दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद डीजीपी ने भी बुलंदशहर में हुई हिंसा के पीछे साजिश किया। यूपी के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को ही भीड़ की हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पुलिस चौकी पर हमले के बाद वहां जुटी भीड़ पुलिस वालों को खदेड़ती दिखाई दी। दावा किया जा रहा है कि हिंसा के दौरान भीड़ में शामिल किसी आदमी ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें इस हिंसा में मारा गया लड़का सुमित भी हंगामा कर रही भीड़ में शामिल नजर आया। वीडियो की शुरुआत में दिखा कि एक सड़क पर मौजूद कई पुलिस वाले भीड़ से बचने के लिए गाड़ियों में बैठकर भागते दिखे। दावा किया जा रहा है कि हंगामे के दौरान भाग रही गाड़ियों में सबसे पीछे चल रही गाड़ी में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह सवार थे। इस दौरान पीछे से आ रही भीड़ पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करती थी। पथराव करती भीड़ में ही सफेद शर्ट पहने हुए नजर आया एक लड़का सुमित बताया जा रहा है। वीडियो में सुमित दोनों हाथ में पत्थर पकड़े नजर आया। इस दौरान हाथों में पत्थर लिए भीड़ को वहां मौजूद कुछ लड़के रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन हंगामा कर रहे लड़के रुकने की बजाय पुलिस की गाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लड़के पथराव कर रहे लड़कों को पुलिस पर हमला नहीं करने को कहते रहे। पुलिस वाला मत मारो। लेकिन हंगामा कर रही भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ और दावा किया जा रहा है कि इसी हंगामे के बीच वहां पर गोली चल गई। ये गोली भीड़ में शामिल सुमित को लग गई, जिसके बाद हंगामा कर रही भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और हंगामा कर रहे लड़के सुमित की तरफ भागने लगे, जिसके बाद कुछ लड़के गोली लगने से घायल हुए सुमित को पकड़कर लाते नजर आए। गोली मार दी, इसके बाद वहां मौजूद लड़के एक पुलिस वाले के पीछे भागते दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह थे। इसके बाद कुछ लड़के पुलिस वाले से बंदूक छीनने की कोशिश करने लगे। इस दौरान हंगामा कर रही भीड़ पुलिस वाले के पीछे भागती रही और कुछ लोग भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाते सुनाई दी। इस वीडियो के आखिर में एक पुलिस वाला खेत में गिरा नजर आया, जिसके बारे में दावा किया गया कि वो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार थे। बताया गया कि वहां जुटी भीड़ काफी देर तक ऐसे ही हंगामा करती रही, लेकिन इस नए वीडियो ने हिंसा के दौरान मारे गए सुमित के घर वालों के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि वायरल वीडियो में भीड़ में शामिल सुमित हाथ में पत्थर लिए दिखा और कुछ ही देर बाद उसे गोली लगने की तस्वीर भी दिखाई दी, जबकि उसके परिजनों ने सुमित के हिंसा में शामिल नहीं होने का दावा किया था। सुमित को मैंने भेजा उसके दोस्त के साथ, जैसे बस बंद थी कि कुछ जान पहचान की बाइक मिल जाता तो उसको बैठा देना। इस नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इसकी मदद से हिंसा में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान में जुटी है। इनमें मुख्य आरोपी योगेश राज ने भी एक वीडियो जारी किया और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। योगेश की ये सफाई पुलिस की उस एफआईआर के बाद आई जिसमें पुलिस ने 28 लोगों के साथ उसे भी आरोपी बनाया, जिसके बाद योगेश राज ने अपने बचाव में पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। स्याना में गोकशी प्रकरण को आप देख रहे होंगे। पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। इस वीडियो में योगेश राज ने दावा किया कि घटना वाले दिन वो खेत में गोवंश के टुकड़े मिलने की खबर के बाद साथियों के साथ वहां गया जरूर था, लेकिन पुलिस वालों पर पथराव और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर हुए हमले के वक्त वो स्याना थाने में मौजूद था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर
ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहाँ पर फायरिंग हुई है जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। घटना वाले दिन का योगेश राज का जो वीडियो सामने आया उसमें वो दाढ़ी में दिखाई दिया था, जबकि नए वीडियो में वो बगैर दाढ़ी के दिखाई दिया। हालांकि योगेश राज ने माना कि स्याना पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत पर गोहत्या का मामला दर्ज कर लिया था। योगेश राज की इस सफाई के बाद एक बार फिर बजरंग दल के नेता उसके बचाव में उतर आए और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए योगेश राज पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक भी वीडियो जिसमें उपद्रवी हुड़दंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, किसी भी वीडियो में योगेश राज आपको नहीं दिखेगा। हम चाहते हैं कि सबसे पहले पुलिस अपनी आक्रामकता को छुपाने के लिए जल्द से जल्द इनको दोषी बनाकर के भेजना चाहती है। तो वहीं बीएचपी ने भी एक बार फिर हिंदूवादी संगठनों के नेताओं पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई। हिंदूवादी संगठनों के ऊपर जो पूरा आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह देखते? ये फैशन है हिंदुस्तान का, फैशन है हिंदुओं पर आरोप लगाना। आरोप प्रत्यारोप और सफाई के बीच इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं की एक शिकायती चिट्ठी भी सामने आई, जिसमें सुबोध कुमार के तबादले की मांग की गई थी, जिसके बाद उनकी हत्या का राज और गहरा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने भी भीड़ की हिंसा के पीछे की साजिश की आशंका जताई और इस हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस पूरी घटना की जांच एसआईटी को दे दी गई। न्यूज 18 से बातचीत में डीजीपी ने हिंसा के पीछे साजिश होने का दावा किया। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सारी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र है। यूपी सरकार के ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट कर इस घटना को षड्यंत्र का हिस्सा बताया गया। ट्वीट में लिखा कि बुलंदशहर में हुई घटना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, अतः गौकशी से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले सभी लोगों को समयबद्ध रूप से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन विपक्ष ने बुलंदशहर हिंसा को लेकर वायरल हो रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए इस हिंसा की साजिश रचने का आरोप बीजेपी पर लगा दिया। वो गायें क्या बीजेपी वालों ने खुद ही काटी थी, खुद ही वहाँ पे प्लांट की थी, खुद ही अपने गुंडे भेज के दंगे कराए थे और खुद ही उस अफसर की हत्या करवाई गई है। हालांकि पुलिस ने जल्द से जल्द जांच के बाद इस पूरी घटना की साजिश रचने वालों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। लेकिन पुलिस के दावों के बीच बुलंदशहर हिंसा के मामले पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष लगातार इस घटना पर योगी सरकार और बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है और अब तो इस जबानी जंग में ओवैसी भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने बुलंदशहर में हुई हिंसा के बहाने योगी पर तीखा हमला बोला। गुड लक टू हिम व्हेन हिज स्टेट इज बर्निंग एज अ चीफ मिनिस्टर। दिस शोज हिज carelessness, his complete disregard for what is happening in his state. तो वहीं बीएसपी ने भी बुलंदशहर की घटना पर आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगा दिया। जो हिंसा बुलंदशहर में हुई, इसको भड़काने वाले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन के लोग जैसे बजरंग दल वगैरह हैं, ये इसको इसीलिए नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि उनके सहयोगी लोग हैं। इतना ही नहीं, बीएसपी ने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के परिवार का जिक्र करते हुए योगी को संवेदनहीन भी करार दिया। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुलंदशहर में हुई हिंसा की निंदा की और विपक्ष को जांच का नतीजा आने तक इंतजार करने की सलाह दी। इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रंग देना मैं नहीं मानता उचित है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है, जब ये एसआईटी का रिपोर्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उधर आरएसएस ने बुलंदशहर की घटना की निंदा तो की, लेकिन गाय से जुड़ी जनता की भावना का भी जिक्र छेड़ा। गाय के लिए एक सेंसिटिविटी है, इसलिए गाय और गोश्त की सेंसिटिविटी के कारण ये और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जन्म लेती हैं। बुलंदशहर हिंसा मामले में बीजेपी और आरएसएस लगातार सीएम योगी का बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले में योगी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बुलंदशहर हिंसा के लिए सीपीएम ने सीधे आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। गौरक्षक के नाम पर ये भक्षक है। अब प्लान ये हुआ है, ये प्लान इसी तरह से आरएसएस योजना बनाती है। संघ परिवार, कुछ लोग बोलते हैं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा नाम आया है, लेकिन हकीकत में अफवाह लगाओ। ये बंगाल के लोगों को भी समझना चाहिए, पूरे देश के लोगों को भी गौ हत्या का अफवाह लगाया गया। व्यवस्था पर बैठक करने के बाद गौवध, गौवंश के अवैध व्यापार और गैर कानूनी रूप से चल रहे बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि अगर गौवंश की रक्षा से जुड़े उनके आदेश के पालन में कोताही बरती गई तो इसका जिम्मेदार जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, गौवंश की रक्षा के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए थाना अध्यक्ष के स्तर पर जिम्मेदारी सौंपने का आदेश भी दिया गया और बूचड़खानों पर निगाह रखने को कहा गया है।
इधर बुलंदशहर हिंसा और पुलिस वाले की हत्या के 4 दिन बाद भी हत्या का मुख्य आरोपी योगेश राज पकड़ से बाहर है। कानून को उसकी तलाश है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या और हिंसा का आरोपी योगेश ने अपनी फेसबुक पर वॉल पर बेगुनाही का दावा करते हुए ये वीडियो जारी भी किया था। ये वही योगेश राज है जो कि कई महीनों पहले से सोशल मीडिया पर बेहद भड़काऊ बातें लिख रहा था, लेकिन प्रशासन ने उस वक्त उसकी हरकतों पर लगाम नहीं कस देते तो शायद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह आज जिंदा होते। बुलंदशहर हिंसा पर सियासत में उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी पर हमला करते हुए उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने घटना के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुआवजा पाने वाले लोग ही पुलिस को निशाना बना रहे हैं। बुलंदशहर की घटना में शामिल कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग। यही लोग तो लगातार गौ माता के नाम पर भगवा अंगोछा डाल के लगातार दंगे कौन कर रहा है, किसने मारा पुलिस को, तो वो चेहरे तो सामने आ गए। और पत्थरबाजी करते लोगों पर कौन मेहरबान है? सरकार मेहरबान है। जिसको मुआवजा दिया है वो पुलिस को मार रहा है, पत्थर से मार रहा है, पुलिस पर हमला कर रहा है। तो ये योगी सरकार का जंगल राज है। वहां पर तो अब आज जिस पुलिस अधिकारी को मारा है वो तो सभी अखबार यही कह रहे हैं कि बजरंग दल के लोगों ने मारा है। तो ये बात सीधी है कि वे कानूनी व्यवस्था यहाँ पे चलनी नहीं चाहिए। और योगी जी की सरकार जो है वो वहाँ पर प्रोटेक्शन के पीछे लगी हुई है। राष्ट्रपति जो है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जब अधिकारी को मारा जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गंभीर बात है। बुलंदशहर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें त्वरित कार्रवाई की गई है, 6 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और स्वयं कहीं न कहीं वो एक गहरे षड्यंत्र का है, क्योंकि इस बात। अखाड़ा में आज सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां बुलंदशहर हिंसा केस में जिन आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ढूंढ रही है वो पुलिस को चुनौती देते हुए वीडियो जारी कर सफाई दे रहे हैं और उल्टे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 दिन से फरार चल रहे मुख्य आरोपी योगेश राज के बाद अब एक और फरार आरोपी शिखर अग्रवाल ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। वीडियो में शिखर ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि अगर सरकार चाहे तो मामले की जांच करवा ले। भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े आरोपी शिखर अग्रवाल ने पुलिस पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने जानबूझकर उसका घर तोड़ा। शिखर ने यह कहा कि उसे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अगर शिखर बेकसूर है तो वो घटना के बाद से फरार क्यों चल रहा है? देश की न्याय व्यवस्था में भरोसा जताने वाले शिखर ने एफआईआर में नाम आने के बाद खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? तो वहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि घटना के 3 दिन बाद वो आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है। सरकार जांच कर ले। मुझे योगी सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर, प्रदेश सरकार पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये सरकार चाहे मैं दोषी हूं तो मुझे सूली पर लटका दिया जाए और अगर मैं दोषी ना हूं तो मेरे साथ कुछ ना करा जाए। कल रात पुलिस ने बदला लेने के लिए मेरा पूरा घर तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। क्या अधिकार है पुलिस को मेरा घर तोड़ने का? कौन है पुलिस? इंसान को ये समझना चाहिए, पुलिस को भी ये समझना चाहिए, ये शक्तियां जनता की सेवा के लिए निहित की गई है, ये गुंडागर्दी फैलाने के लिए निहित नहीं की गई है। वहीं बुलंदशहर हिंसा पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए यूपी में जंगल राज का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने घटना के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सीएम पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि मुआवजा पाने वाले लोग ही पुलिस को निशाना बना रहे हैं। बुलंदशहर की घटना में शामिल कौन लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग। यही लोग तो लगातार गौ माता के नाम पर भगवा अंगोछा डाल के लगातार दंगे कौन कर रहा है, किसने मारा पुलिस को, तो वो चेहरे तो सामने आ गए। और पत्थरबाजी करते लोगों पर कौन मेहरबान है? सरकार मेहरबान है। जिसको मुआवजा दिया है वो पुलिस को मार रहा है, पत्थर से मार रहा है, पुलिस पर हमला कर रहा है। तो ये योगी सरकार का जंगल राज है।
वहीं बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने सरकार का बचाव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होने की बात कही। बुलंदशहर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें त्वरित कार्रवाई की गई है, 6 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और स्वयं कहीं न कहीं वो एक गहरे षड्यंत्र का है, क्योंकि इस बात को प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कहा, डीजी पुलिस ने भी कहा, उसके लिए SIT की एक उच्च स्तरीय जांच बना दी गई है। बुलंदशहर हिंसा और पुलिस वाले की हत्या के 4 दिन बाद भी हत्या का मुख्य आरोपी योगेश राज पकड़ से बाहर है। कानून को उसकी तलाश है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या और हिंसा का आरोपी योगेश फेसबुक पर अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी कर चुका है। ये वही योगेश राज है जो कई महीनों से सोशल मीडिया पर बेहद भड़काऊ बातें लिख रहा था, लेकिन प्रशासन ने उस वक्त उसकी हरकतों पर लगाम नहीं कसी। कस देते तो शायद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह आज जिंदा होते। अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या है? ये आरोपी एक के बाद एक वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को अब तक खबर नहीं है इनकी लोकेशन की। बिल्कुल आनंद, सवाल इसी बात का है कि जिस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है और ADG लोग खुद अपने पीछे में कहते हैं कि उस टीमें गठित की गई हैं, योगेश राज और शिखर समेत सभी की गिरफ्तारी की और उनका वीडियो जारी होता है, यानी ये माना जाए कि या तो पुलिस झूठी कहानी बता रही है, वो इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती जो बीजेपी के संगठनों से जुड़े हुए हैं, या फिर ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम हो चुकी है और जो काम उसे सौंपा गया है वो कर पाने में अक्षम है। PC की जाती है, खुद SK भगत क्राइम वो कहते हैं कि अवसर 2 दिन पुराने हैं। अगर 2 दिन पुराने हैं तो फिर उसको लाया गया था, उसके पीछे किसकी भूमिका है, क्यों ऐसी घटनाएं हुई? और योगेश राज अपनी तहरीर में FIR में कहता है कि मैंने लोगों को काटते हुए देखा, मैंने लोगों को मौके पर देखा। यानी दोनों कहानियों में फर्क है, दोनों ही कहानी अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से झूठी दिखाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो सवाल है वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे पर खड़ा होता है कि जिसके ऊपर ये जिम्मा है कि आप अपराधियों को पकड़ेंगे। और मुख्यमंत्री ने भी परिवार से मुलाकात कर कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद वीडियो जारी करना सोशल मीडिया पर। आनंद, ये सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश की उस पुलिस के लिए जो अपने को बहुत बलशाली। बुलंदशहर हिंसा का शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोध को उत्तर प्रदेश सरकार शहीद का दर्जा देगी। उत्तर प्रदेश के DGP ने बताया कि सरकार ने परिवार के शहीद का दर्जा देने की मांग मान ली है। इसके साथ ही DGP ने यह कहा कि सुबोध के परिवार का 30 लाख का होम लोन उत्तर प्रदेश सरकार ही चुकाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार करेगी। सुबोध के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने की बात भी DGP ने कही। DGP OP सिंह ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जहां परिवार को पूरी मदद का भरोसा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार की ओर से 40 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा और 10 लाख रुपए उनके माता पिता को मिलेगा। आज ये भी निर्णय हुआ कि चूंकि दिवंगत आत्मा के माता पिता नहीं हैं, इसलिए वो 10 लाख रुपया भी परिवार को जाएगा। इस तरह 50 लाख की राशि परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए यदि निर्णय लिया गया कि कुछ बैंक से लोन लिया गया था, उस लोन की राशि भी मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से देंगे, सरकार की ओर से देंगे, ताकि बच्चों की शिक्षा अब बिना किसी निर्भरता की चलती रहे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, पूरा परिवार मिला और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, सही न्याय मिलेगा और जो भी आरोपी है उस प्रकरण के पीछे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे परिवार के साथ हैं। और आखिरकार बुलंदशहर हत्याकांड का आरोपी जितेंद्र मलिक उर्फ जीतू फौजी को सेना ने यूपी एसटीएफ को हैंडओवर कर दिया है। अब यूपी एसटीएफ जीतू फौजी को लेकर बुलंदशहर जाएगी और जिस पिस्तौल से जीतू पर इंस्पेक्टर सुबोध को मारने का आरोप लगा है, वहां से उस पिस्तौल को बरामद करने की कोशिश करेगी। पुलिस का दावा है कि घटना के दिन जीतू फौजी वहां मौजूद था, जिसके बाद यूपी पुलिस जीतू की गिरफ्तारी के लिए जम्मू कश्मीर गई थी, जहां से सेना उसे अपने साथ मेरठ लाई और पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। पुलिस को उम्मीद है कि जीतू की गिरफ्तारी के बाद अब बुलंदशहर कांड में कई अहम सबूत मिलेंगे।
जो बुलंदशहर की घटना हुई थी उसमें जो नामजद अभियुक्त है जितेंद्र मलिक, ये आर्मी द्वारा यूपी एसटीएफ की टीम को आज मेरठ में मिडनाइट हैंडओवर कर दिया गया है। इसको हमने अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे कुछ प्राइमरी पूछताछ की गई है और इसको अब लोकल बुलंदशहर पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको यहाँ से बुलंदशहर रवाना कर दिया है। हाँ? मेरे को कुछ नहीं पता इस मामले में। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, यकीनन बड़ी कामयाबी है जिस तरह से बुलंदशहर कांड हुआ। जीतू की गिरफ्तारी के बाद ये केस और किस तरह से रूप ले सकता है? बिल्कुल फराह, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी कि उस जितेश मलिक को पुलिस की हिरासत में पहुंच गया है जिसने इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी। अब पुलिस बुलंदशहर के लिए रवाना हो चुकी है, साथ में एसटीएफ की 2 टीमें हैं और बुलंदशहर की पुलिस भी है। जो विवेचक है विजय गौतम वो भी साथ में बुलंदशहर से ले जाया जा रहा है और 2 से 3 घंटे में वो बुलंदशहर पहुंच जाएगा, जहां पर घटनास्थल पर ले जाया जाएगा और उसकी निशानदेही पर अभी जो पिस्टल है उसकी बरामदगी होनी बाकी है। इसके अलावा जो और कई सारे नाम हैं जो अभी पकड़ से दूर हैं, उनके बारे में भी पुलिस जो है बाकायदा पूछताछ करेगी। हालांकि जितेश हत्या से इनकार कर रहा है, हत्या करने की बात से, और इस बात को उसने पूछताछ में स्वीकारा है कि भीड़ का हिस्सा वो जरूर था लेकिन उसने हत्या नहीं की, क्योंकि वो अपनी बेगुनाही की बात कर रहा है। लेकिन पुलिस और एसटीएफ के पास जो सबूत है उस आधार पर वीडियो है, उस आधार पर ये पर्याप्त है कि ये हत्या में शामिल था, इन्होंने हत्या की। इसका बाकायदा वीडियो और फोटो यूपी एसटीएफ के पास भी है। तो निश्चित तौर पर अब जितेश फौजी की गिरफ्तारी के बाद उन बड़े नामों पर भी खुलासा होगा जो इस घटना के पीछे थे और जो लोग इस साजिश में शामिल थे। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पुलिस नहीं पहचानती, लोग नहीं पहचानते। जितेश चूंकि फौजी उस भीड़ में था तो वो उन लोगों को जानता है, तो और कई ठिकानों पर इसको लेकर पुलिस जाएगी और दबिश भी देगी। जी अजीत, लेकिन जो धर्मेंद्र हैं इनके भाई हैं वो काफी, उनका कहना है कि उनके पास एक ऐसे सबूत हैं जो वो सीएम के सामने पेश करेंगे। तो पता चल पाया किन सबूतों की वो बात कर रहे हैं अभी तक? देखिए, उनके भाई धर्मेंद्र भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जितेश उस भीड़ में नहीं शामिल था और वो वहां पर नहीं मौजूद था। जो पुलिस कहानी बता रही है वो झूठी कहानी बता रही है। उनकी पत्नी की तरफ से, प्रियंका की तरफ से भी यही बात कही गई कि वो अपने पति के साथ सयाना मार्केट में थी, लेकिन पुलिस के पास जो सबूत है वो इस बात के लिए पर्याप्त है कि जितेश वहां मौजूद था। और अब जितेश ने पुलिस की और एसटीएफ की पूछताछ में इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि वो भीड़ का हिस्सा था, उसने हत्या नहीं की थी। अगर भीड़ का हिस्सा था तो निश्चित तौर पर उसकी लोकेशन उसी जगह पे थी जहां ये वारदात हुई, जहां इंस्पेक्टर की हत्या की गई और जीतू ने ही हत्या की, इस बात के भी सबूत है। अब पिस्तौल बरामदगी और जो इंस्पेक्टर की मोबाइल छीनी गई थी उसकी बरामदगी, कई सारे जो सबूत है पुलिस को और अब जितेश के माध्यम से मिलेंगे। तो उनके भाई और पत्नी के दावे एक अलग है और जो पुलिस की जांच है और जो सबूत है वो एक दूसरा मुद्दा है। सबूतों के आधार पर अब चूंकि वारंट जारी है बुलंदशहर की सीजेएम कोर्ट से, तो आज उन्हें 24 घंटे के अंदर डिटेन करने के 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में से भेज सकती है या फिर रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी यूपी एसटीएफ। अगर रिमांड देती है जितेश की तो अगले 24 घंटे या 7 दिन जितने की भी रिमांड मांगेगी पुलिस, वो रिमांड उन्हें मिल सकती है। फराह जी, बहुत